हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 7 है। कौन सा यूनिट 7 है। उसका जो हमारे पास यूनिट 7 का जो नाम है हमारे पास बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसी के पहले लेक्चर को लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। वैसे कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद से शुरू हो रहा है जो हमारे पास यूनिट 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसके लेक्चर्स आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको डेली शाम के 6 बजे इस चैनल से एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा। और अगर आप सबको अभी नोट्स नहीं बनाना वीडियो के साथ साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब चलो टॉपिक को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो हम इस वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे इसे हम टॉपिक वाइज भी समझा सकते थे और इसे हम ऐसे भी समझा सकते हैं क्वेश्चन वाइज भी, ठीक है। तो चाहे आप हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, या फिर आप क्वेश्चन वाइज भी करके लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि याद तो करना ही रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, देखो हम यूनिट फर्स्ट पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम यूनिट फर्स्ट पर भी बात कर चुके हैं, यूनिट सेकेंड पर भी बात कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट का क्या नाम था? मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। यूनिट 2 का क्या नाम है? हमारे पास सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिट 3 का क्या नाम है? पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एलिमेंट्स। यूनिट 4 का क्या नाम है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यूनिट 5 का क्या नाम है हमारे पास? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास यूनिट 6 आता है, यूनिट 7 आता है, यूनिट 8 आता है, ठीक है। तो इन सभी पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। केवल और केवल यूनिट 8 जो हमारे पास, यूनिट 7 जो हमारे पास है, ये इसी पर हम बात नहीं किए थे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिट 7 जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उस पर भी लेक्चर लाइए, क्योंकि आपने तो इन सभी यूनिट्स को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आपको सभी यूनिट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वहाँ पर भी नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको एक क्रम से सभी प्लेलिस्टों को ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलो अब टॉपिक पर बात करते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं, ध्यान से समझना। देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, इस पर हमें बात करना है। तो बेसिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं, वैसे तो आज बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो से शायद आपको बोर्ड पर ही वीडियो मिलना शुरू हो जाए। बेसिकली यहाँ पर यह समझो कि जैसे हमारे पास मान लो ये कोई बुक है, ठीक है, बुक है हमारे पास, ठीक है। तो इस बुक में पेजेज होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो इस बुक में पेज हैं, ठीक है, जो ब्लैंक पेज होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम एक तरीके से समझ सकते हैं। यह बुक समझ लो कि ये जो बुक है हमारे पास, यह बुक है हमारे पास एक कंप्यूटर, ठीक है। और इस बुक में जो पेजेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पेज दिए हैं, वो पेज अगर ब्लैंक है तो उन्हें हम कहेंगे हार्डवेयर, ठीक है। एक तरीके से जनरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं। लेकिन उन्हीं पेजेस पर अगर शब्दों को लिख दिया जाए,
ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे यही तो एक पेज है, तो ये एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है। लेकिन इनमें ये देखो जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, ये आप सबको समझाने के लिए बताया गया है और वही चीज़ यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर भी बता रहा है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं, तो ध्यान से देखो। और एक बात और देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश पढ़ाइए। तो मैंने सोचा कि अब हमारे पास जब ये ऑप्शन है कि हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग सेपरेट करके पढ़ा सकता हूँ, तो इस वीडियो में मैंने सेपरेट करके ही ला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बच्चों समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर, अगर हम चाहते हैं कि हार्डवेयर को समझना, एंड सॉफ्टवेयर, अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझना चाहते हैं ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देन वी हैव टू टेक एग्जाम्पल ऑफ बुक। जो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है कि एक बुक के एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें हार्डवेयर जो होता है वह पार्ट होता है बुक का। क्या होता है, बुक का एक पार्ट होता है। which कंटेन्स ओनली ब्लैंक पेपर, जो केवल सादे पन्ने को रखता है। ऐसे बुक को हम मान सकते हैं, अगर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना है तो उसमें जो हार्डवेयर होता है वह बुक का ब्लैंक पेज होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रिंटेड लेटर ऑन देम होता है, यानी कि उन पर लिखी गई शब्दें होती हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर। और हम लोगों ने क्या समझ लिया कि इंग्लिश में हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, वो बेसिकली जब हम कोई बुक लेते हैं तो उस बुक में जो पेजेज होते हैं, जो ब्लैंक पेज होते हैं, उन ब्लैंक पेज को हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो उन ब्लैंक पेजों पर हम अक्षरों को लिखते हैं या फिर प्रिंट करते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये बस एक समझने के लिए है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि यदि हम कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना चाहते हैं, तब हम किताब का उदाहरण ले सकते हैं। हार्डवेयर किताब का वह हिस्सा होता है जो केवल सादा पन्ना होता है, जबकि सॉफ्टवेयर इस पर छपे हुए अक्षर है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड चीज़ों से। हार्ड चीज़ों से कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास इनपुट होता है, किसी भी कंप्यूटर में देखते हैं इनपुट लगा रहता है, उसमें आउटपुट का एक सोर्स लगा रहता है, और उसमें हमारे पास स्टोरेज के लिए अलग अलग चिपें लगे रहते हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर बेसिकली हार्ड चीज़ों को कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द टर्म हार्ड वेयर रिफर्ड टू फिजिकल डिवाइसेस, यानी कि भौतिक डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगे हुए होते हैं, उन्हें हम बेसिकली हार्डवेयर के तौर पर गिनते हैं। ठीक है, ऑफ ए सिस्टम। 10 इस प्रकार हमारे पास है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स। ये है जो हमारे पास इनपुट्स हैं। क्या क्या है? इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोल एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के। तो इससे अगर हम समझने चाहें हिंदी के तौर पर, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि हार्डवेयर शब्द सिस्टम के फिजिकल डिवाइसेस से संबंधित है, यानी कि भौतिक डिवाइसेस से। इस प्रकार इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पर। बेसिकली जो अभी मैं समझाया हूँ, देखो हार्डवेयर जो होते हैं वो हार्ड चीज़ों के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं समझाया कि आउटपुट होते हैं, स्टोरेज होते हैं, और इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के तौर पर उन
कंप्यूटर्स में सिस्टमेट कर दिया गया होता है, ठीक है। उन्हें हम एक अरेंज कर देते हैं और जिससे हम किसी भी अगर बटन को दबाते हैं तो वो प्रोसेसिंग करते हुए एक इंस्ट्रक्शन पर जाते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि ये चीज़, ये शब्द या ये वस्तु उस पर दिखाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना, जिससे सॉफ्टवेयर भी आप सबको समझ में आ जाए। आई होप आप सबको, अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज है बस कि केवल कंप्यूटर कुछ होता है, तो आप सबको हार्डवेयर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी के तौर पर हम समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी आप सबको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम्स होता है which are listed of instructions। देखो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है वह बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। which are listed lists of instruction, वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का एक लिस्ट होता है। to be executed by a computer are known as software of computer, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। कहने का ये मतलब है कि प्रोग्राम जो निर्देश के समूह होते हैं और जिनका निष्पादन क्रियान्वयन कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को आई थिंक आप सबको अगर इंग्लिश में समझाया जाए तो भी अच्छा है, हिंदी में समझने पर तो और कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखने की कोशिश करो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि यह इंस्ट्रक्शंस का एक लिस्ट होता है, ठीक है, और उनसे प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं और इन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से जब भी हम कुछ भी इनपुट डालते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की सहायता से आउटपुट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू मेन टाइप्स। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, जैसे मैं इस समय मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मोबाइल मेरे पास क्या है? एक सिस्टम है। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वह एक एप्लीकेशन के अंतर्गत मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग का मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। तो वही चीज़ है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लियर? आप सबको समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हिंदी में भी समझा देता हूँ कि इसके दो मुख्य भाग हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब इनके डिफिनीशन पर भी बात कर लिया जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इन पर भी बात कर लेते हैं, जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर समझाने के लिए, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली यह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्रियाओं को केंद्रित करता है, ठीक है। जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो क्रियाएं हैं, जो वह कार्य करता है, उन्हें जो नियंत्रित करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। उन्हीं प्रोग्रामों के समूहों को, एक या एक से अधिक होते हैं, उन्हीं को ही हम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इनमें भी और भी चीज़ें हैं। दीज प्रोग्राम्स डू नॉट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। दे आर जनरल प्रोग्राम्स व्हिच नीडेड टू लोडिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड रनिंग ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली करते हैं कुछ ऐसा, क्या करते हैं कि ये लोडिंग करते हैं, सुपरवाइजिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उन्हें चलाते हैं। ये सिस्टम्स जो हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल में जो हमारे सिस्टम है, उन पर हम बात करते हैं। जैसे ये फ़ोटो आप सबको दिख रहा है तो ये लोड किया हुआ है, ठीक है। लोड करता है यही सिस्टम, सुपरवाइज करता है,
कंट्रोल करता है कि कैसा आपको दिखना चाहिए, उन्हें चलाता है। अब देखो यह वीडियो चल रहा है तो इन्हें चला रहा है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही सभी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर की खासियत है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और सब रूटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ETC। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि किस सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और सब रूटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उनमें केवल 4 ही सॉफ्टवेयर को यहाँ डिफाइन किया गया है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। ठीक है, जो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप सब, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप सब हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, बेसिकली मैं चला रहा हूँ महासंग्राम रिवीजन क्लास, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया है और अब मैं कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा इसी चैनल के, वहाँ पर एक सीरीज में सभी लेक्चर्स को अरेंज कर दिया हूँ, जिससे आपको किसी भी लेक्चर को खोजने में कोई परेशानी ना हो। और वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, और वहाँ पर हर एक यूनिट का एकदम प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया गया है, जिससे आपको सभी वीडियोज मिल जाए। और अगर आपको किसी भी तरह की नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर हर वीडियोज़ का डेली आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, और किसी भी तरह का अगर कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो भी आपको बता दिया जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में समझना आसान है, बस ध्यान से सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ पैकेजेस दैट सर्व एज ए रेडीमेड सोल्यूशन टू गिव प्रॉब्लम। ठीक है, गिवन प्रॉब्लम क्या कहता है कि जो हमारे पास दिए हुए प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस, जो रेडीमेड सल्यूशन होते हैं, उन्हीं के लिए एक सर्वर डिजाइन किया गया होता है, और उन्हीं सर्वर के पैकेज को ही हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हमारे पास रेडीमेड सल्यूशन पहले से ही प्रोवाइड है। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी, एक तरीके से यह समझ सकते हैं कि मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, तो यहाँ पर पहले से ही रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है इस एप्लीकेशन में, कि इस एप्लीकेशन के द्वारा मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को कर सकता हूँ। ठीक है, यह कह सकते हैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या कहता है हमारे पास, आगे कहता है कि दीज प्रॉब्लम्स में रिलेट टू साइंटिफिक और बिजनेस वर्क। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं ये या तो हो सकते हैं साइंटिफिक हों, या फिर ये बिजनेस वर्क से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। दीज एप्लीकेशंस आर यूजुअली अवेलेबल एज मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क्स। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली या तो हो सकते हैं अवेलेबल मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क से। ठीक है, एंड कैन बी लोडेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन डिजायर्ड सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज आर। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर पहले समझो। ठीक है, इस लाइन को समझो। दीज एप्लीकेशन आर यूजुअली अवेलेबल एज मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। एंड कैन बी लोडेड इन टू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन डिजायर्ड, जब भी हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसे अपने कंप्यूटर मेमोरी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर मुझे यह एप्लीकेशन जो मैं यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, इन्हें मैं जब चाहूँ प्ले स्टोर से अपने कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि अपने मोबाइल के सिस्टम में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यही है बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पर बताया भी गया है। सम कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज आर
डाटाबेस पैकेज, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स, ईटीसी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आई होप आप सबको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया हो। तो पहले अगर आप लोगों को नोट्स अभी बनाना है तो आप लोग शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे जो भी चीज़ें मैं समझाऊँ उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर नोट कर सकें। और अगर आपको नोट्स अभी नहीं बनाना है तो आपको टेलीग्राम में आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। कौन से ग्रुप का? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हर क्लास के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है, या फिर कह सकते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम, जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में पढ़ाओ, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर टोटल इंग्लिश में पढ़ाओ, तो इस वजह से इस वीडियो में हम दोनों को ही सेपरेट कर दिए हैं। एक में इंग्लिश कर दिए, एक में हिंदी कर दिए, जिससे भी जो भी स्टूडेंट होगा वो अपने आप से समझ जाएगा, ठीक है। चलो अब टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जिससे चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ जाओ, ठीक है। देखो, द इनपुट यूनिट इज डिवाइस, ठीक है। जो इनपुट यूनिट होता है वह बेसिकली एक डिवाइस होता है, या फिर कह सकते हैं जो इनपुट डिवाइस होते हैं वह एक डिवाइस होता है व्हिच इंटर्स डाटा, ठीक है, जो डाटाओं को प्रवेश करता है, एंड इंस्ट्रक्शंस और निर्देशों को इन टू दी कंप्यूटर so that any kind of computing can be performed on it। मतलब क्या कहता है? देखो, इनपुट यूनिट एक डिवाइस है जो डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे समय ना बर्बाद हो, ठीक है। क्योंकि अभी इन चीज़ों को मैं एक बार पहले इंग्लिश में आप सबको समझाऊं, उसके बाद हिंदी में समझाऊंगा, तो बात तो एक ही हुई ना। इसी वजह से मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश को एक बार मैं पढ़ दूंगा, उसके बाद हिंदी के साथ साथ उन्हें भी समझा दूंगा, क्योंकि समझाना तो हिंदी में ही रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इनपुट डिवाइस जो होता है, या फिर कह सकते हैं इनपुट यूनिट जो होता है, वह बेसिकली एक डिवाइस होता है जो डाटा और निर्देशों को, ठीक है, मतलब डाटा जो है और इंस्ट्रक्शंस, इनको कंप्यूटर में क्या करता है? भेजता है, यानी कि उनको इंटर करता है, जिससे किसी प्रकार की गणना की जा सके। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो उसमें हम कैलकुलेटर पर ऐसे क्लिक करते हैं, 9 + 3 = 12। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि जैसे हम 9 और +3 लिख रहे हैं, तो हम उसको डाटा भेज रहे हैं कि मतलब 9 है और 3 है और बीच में प्लस है, तो प्लस क्या है? निर्देश दे रहा है, ठीक है, कि मतलब उसे जोड़ना है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में जब हम 9 + 3 टाइप करेंगे तो वह क्या करेगा? इसको एक गणना करेगा, ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर? आसानी से समझ में आ गई ना बात है। अब चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। दी इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। मतलब क्या कहता है कि जो हमारे पास इनपुट यूनिट है, डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य विद्युत संकेतों में बदलता है। मतलब जैसे हम अगर 9 + 3 लिख रहे हैं, तो ये 9 + 3 तो हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं ना, लेकिन कंप्यूटर में बेसिकली उसका एक दूसरे तरीके से कोडिंग होते हुए जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि उसे हम विद्युत संकेतों के माध्यम से उन्हें हम बदलते हैं, ठीक है, अपने जो डाटा और निर्देश होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। फाइनली, अंततः इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग,
ठीक है, क्या कह रहा है कि अंत में यह बदले गए डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम में आगे के प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। आसान है, कुछ समझ आने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि अंत में, ठीक है, मतलब जब लास्ट में होता है तो यह बदले गए डाटा, जैसे हम 9+3 लिख रहे हैं तो 9+3 हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, लेकिन इस डाटा और निर्देश को वह क्या कर रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में आगे के प्रोसेस होने के लिए, कि 9+3 कितना होगा उसके प्रोसेस होने के लिए भेजता है। ठीक है, और जिनमें से सम इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, जैसे कीबोर्ड है। अभी मैंने आप सबको समझाया कि 9+3 लिख रहे हैं तो यह एक इनपुट डिवाइस कर रहा है कि 9+3 लिखा, मैंने कीबोर्ड को टाइप किया, जैसे यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ तो यह भी क्या है, एक तरीके से स्क्रीन है ना। तो इस स्क्रीन, यह क्या है, स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। और कीबोर्ड है हमारे पास, ठीक है, तो कीबोर्ड हमारे पास है जो टाइप कर रहा है। दूसरा लाइट पेन है, जैसे लाइट पेन का मतलब क्या हुआ है, लाइट पेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लाइट पेन मतलब क्या, जो जैसे मान लो मैं इसी अपने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, मोबाइल के स्क्रीन पर, तो यहाँ पर अगर मैं पेन से लिख रहा हूँ तो वह लाइट पेन की तरह गिना जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। वॉइस इनपुट, आवाज़ कैसे भेजा जाता है, ये भी है। डिजिटेक्टर, माउस हमारे पास है, स्कैनर हमारे पास है, पंच कार्ड होता है एक, ईटीसी। जितने भी ऐसे प्रकार के यंत्र होंगे, डिवाइसेस होंगे, वो सभी किस में गिने जाएंगे, इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। बेसिकली मैं आप सबको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बात। मैं इसी वजह से इस चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो चैप्टर्स होते हैं ये आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जितने कि बच्चे समझ लेते हैं जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो। लेकिन जब आप अभी फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट कर लोगे ना, या फिर आप लोग जब अपने एग्ज़ाम के पेपर को उठाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग जब आइडिया लगाएंगे कि सर कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, तो आप लोग कहोगे यार ये कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को यह आइडिया लगता है, इसी वजह से मैं नहीं भी पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं आप सबके भले के लिए ही सब कुछ करता हूँ। तो लेकिन फिर भी जब कमेंट्स आ रहे थे और मुझे लगा कि शायद आप सबको ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स एमसीक्यू के भी तो होंगे, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर जिनके पेपर रिटन हैं वो, मैं फिर से उन्हें सलाह देता हूँ कि वो लोग पहले मेरे उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने आप सबको इम्पोर्टेंट चैप्टर का बताया था। उसके बाद आप लोग उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए, और जिनके एग्ज़ाम्स एमसीक्यू हैं वो सभी चैप्टर्स को पढ़ लें, क्योंकि वही उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट हमारे पास कहता है आउटपुट यूनिट क्या होता है। ठीक है, हम इस वीडियो में लास्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसे हम भी आसानी से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या होता है, इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन। क्या करता है, यह इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, एंड रिजल्ट्स, और परिणामों को भी आगे बढ़ाता है, ऑफ कंप्यूटेशन टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब क्या, यह बाहरी दुनिया के लिए यह क्या करता है, रिजल्ट्स और इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह गणना के संदेशों और परिणामों को बाहरी संसार तक पहुंचाता है। ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं आउटपुट यूनिट, या फिर कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आसानी से समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं। इट एक्सेप्ट्स, यह ग्रहण करता है, द रिजल्ट परफॉर्मेंस बाय द कंप्यूटर। इसका क्या मतलब हुआ कि यह कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है। आसान सी बातें हैं, इसी वजह से मैं इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की
ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। नॉर्मल समझो, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल तरीके से समझो। सिंप्लिसिटी ही मेन चीज़ होती है। जितना कठिन आप लोग समझ लेते हैं उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसी वजह से इन चीज़ों को आसान भाषा में समझो। आसानी से समझोगे, आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला क्या कहता है कि व्हिच आर इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, जो क्या होते हैं, कोडेड फॉर्म में होते हैं। जो हमारे परिणाम होते हैं या फिर जो हमारे संदेश होते हैं वो क्या होते हैं, कोडेड फॉर्म में होते हैं। वो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग जानते ही होंगे कि कोडिंग एक होता है, डिकोडिंग होता है, तो वैसे ही यहाँ पर कोडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, दीज coded results to human understandable form and finally supplies the converted result to the outside world। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कोडेड हमारे पास क्या थे, जो भी कोडेड हमारे पास रिजल्ट्स थे उन्हें क्या करता है, इन कोडेड परिणामों को, इन कोडेड रिजल्ट्सों को मानव के समझने योग्य फॉर्म में बदलकर, ठीक है, उसे हम मानव के समझने के लिए, ठीक है, जैसे अगर कोडिंग में लिखा गया हो तो कैसे लिखा जाता है, मैं आप सबको बताया था। बाइनरी नंबर 0 1 1 0 ये सभी क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर होते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आप सबको समझा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, यूनिट फर्स्ट के, यूनिट सेकेंड के, यूनिट थर्ड के और यूनिट 8 के। ठीक है, और ये जो यूनिट चल रहा है इसके भी मिल जाएंगे, और जो भी लेक्चर्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर आपको उन सभी चैप्टर को हम लोगों ने प्रीमियम कोर्स में डिस्कस किया था। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, हम कहाँ पर थे, हाँ यहाँ पर, कि दीज कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते थे कोडेड फॉर्म में, जो कंप्यूटर कोडेड फॉर्म में निकाला है, उसे कंप्यूटर ही क्या करता है कि उसे हमारे समझने योग्य फॉर्म में बदलता है। ठीक है, तो उसे जब हम समझने योग्य रूप में बदल देते हैं तो अंत में बदले गए परिणामों को बाहरी संसार में पहुंचाता है, और इसी को ही हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के कोडेड फॉर्म को अनकोडेड, या फिर कह सकते हैं उसे बिना कोडेड किए हुए ही जब हमारे रूप में यानी कि मानवीय फॉर्म में समझने योग्य उसी कोडेड शब्दों को बदल देता है, तो उस ही परिणामों को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जो भी डिवाइस उसे बदला रहता है। ठीक है, पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आप सब अपने नोट्स को अभी नहीं बनाना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही बेहतर होगा कि आप लोग साथ ही साथ अपने नोटबुक और पेन को ले कर बैठें, जिससे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता चलूँ उन चीज़ों को आप लोग नोट भी कर लें। अगर वीडियो बहुत तेज़ है तो आप लोग रोक करके भी नोट कर सकते हैं और साथ ही समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जिससे चीज़ें आसानी से कंप्लीट हो जाए। और वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान लगा कर पढ़िएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको केवल रटाया जाए। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोग हर बार ये याद करें कि किसी सर ने, किसी ऋषभ सर ने या किसी ऋषि सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया था कि हम यहाँ पर बैठे हैं फिर भी हमें कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। इस वीडियो में हम सबसे पहले मैं आप सबको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, उसी को ही हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, और एक और पॉइंट है, जैसे ही
प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आप सबको पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कह रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और ये जो है आप सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो आप लोग और नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलो अब बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जिससे चीज़ें समझ में आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। ठीक है, देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास मोबाइल ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप मेरे वीडियोज़ को कहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपके पास मोबाइल है वह बेसिकली क्या है, वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वैसे ही कंप्यूटर भी है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्लियर, आगे बात करते हैं। मेड अप ऑफ एन electromechanical devices that provides arithmetic and logical operation under programmed control। ठीक है, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो किस चीज़ों से बना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस से बना हुआ है। ठीक है, जैसे उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे स्क्रीन है, बोर्ड है, उसका कीबोर्ड है, उसका बैक है, उसके अंदर जो मशीन्स लगे हुए हैं, जो उसका डिस्प्ले है, ये सभी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, दैट प्रोवाइड्स, और यह कंप्यूटर जो है वह क्या प्रोवाइड करता है, वह अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल प्रोग्राम्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है। ठीक है, मतलब उससे वह निष्कर्ष निकालता है। जैसे हम कुछ क्या करते हैं, कंप्यूटर में भी कुछ भी करें तो वह अपने स्क्रीन पर उन चीज़ों से रिलेटेड जानकारी बताता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर हिंदी में कहें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा आप सबको। ठीक है, चलो मैं हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो मैंने आप सबको समझाया, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस से बना हुआ है और प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम है। मतलब क्या कह रहा है, देखो हिंदी में आप सबको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस से बना हुआ है और यह तार्किक और गणितीय क्रियाओं, ठीक है, तार्किक मतलब क्या, तर्क वितर्क, और गणितीय मतलब क्या, जो हम गणित में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह गणितीय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसे एक प्रोग्राम की सहायता से उसे डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, उसे एक कोडिंग की सहायता से ऐसा डिजाइन किया गया होता है, उसी को ही हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, आसानी से समझ में आ गई बातें। बहुत सारा समय हम लोगों ने दे भी दिया है कंप्यूटर को समझने में, क्योंकि कंप्यूटर आसान सी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग 5 मिनट इसमें दिए हैं, क्योंकि आप सबके अगर कोई भी बच्चा नहीं जानता है तो वो यहाँ से समझ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आजकल तो ये सभी चीज़ें जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। देखो कहता है बेसिकली हमें क्या बात करना है इस वीडियो में, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बारे में जब हमें समझना है तो यहाँ पर आता है कंपोनेंट्स। द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड इन अ डिक्शनरी एज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक apparatus for making calculation or controlling operation that are expressible in numeric और logical terms। ठीक है, कुछ कह नहीं रहा, बस यही कह रहा है कि जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में ही समझ लो, कंप्यूटर जो होता है वह बेसिकली एक डिक्शनरी में डिफाइन भी है। ठीक है, जिसकी व्याख्या कुछ ऐसे होता है कि यह एक ऑटोमेटिक मशीन है। ठीक है, क्या है, यह ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं पढ़ते, ऑटोमेटिक।
ठीक है। ऑटोमेटिक तो जो मतलब गांव में ना कहकर जो मतलब थोड़े अशिक्षित इंसान होते हैं वो पढ़ते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन इसे हम बेसिकली सही प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है, यही शिक्षित और अशिक्षित इंसानों में फ़र्क भी होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर जो होता है वह एक डिक्शनरी में व्याख्या इस प्रकार है, मतलब कंप्यूटर शब्द का किसी भी डिक्शनरी में कुछ ऐसे व्याख्या है कि गणना हेतु एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने हेतु एक मानव द्वारा नियंत्रित उपकरण है। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि जो कंप्यूटर होता है वह एक नियंत्रित उपकरण है। ठीक है, जो मानव के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, यह खुद से चलता है और यह गणितीय तार्किक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की क्रियाओं को करने हेतु यह मनुष्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे कार्यों को करने के लिए, यह भी एक कंप्यूटर का डिफिनीशन कह रहा है कि बहुत सारे कार्यों को करने के लिए मनुष्य के द्वारा एक बनाई गई ऐसी उत्तम तकनीक की उपकरण है जो मनुष्य को बहुत सारे कामों में सहायता करती है। क्लियर, आसान सी बातें थी। अब चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा यहाँ से मेन तरीके से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वहाँ पर हम आपको केवल कंप्यूटर के बारे में बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ये हेडिंग डाल दीजिए अपने नोटबुक में ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, कंपोनेंट्स कितने होते हैं कंप्यूटर के, तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स। किसी भी कंप्यूटर के केवल और केवल, या फिर कह सकते हैं केवल और केवल तो गलत वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है उसमें 3 ही मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू यानी कि जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आता है आउटपुट। ठीक है, क्या हम लोगों ने जाना कि किसी भी कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू और तीसरा होता है आउटपुट। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा लिंक, या फिर कह सकते हैं आप लोग अगर वहाँ नहीं मिल रहा है आप सबको वीडियो, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर हम आप सबको एक प्लेलिस्ट सेक्शन बना दिए हैं जहाँ पर आपको बीएससी के सभी लेक्चर एक क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये इनपुट और आउटपुट के लेक्चर मिल जाएंगे, और इस वीडियो में हम केवल और केवल सीपीयू के बारे में ही पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबको इनपुट का कुछ है, मतलब जो मैं आप सबको समझाया था उस वीडियो में, वहाँ पर यहाँ पर भी वो चीज़ें लिखी गई है। और अब आ जाओ हम बात करते हैं सीपीयू के बारे में। ठीक है, सीपीयू को हम दूसरे नामों से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो मुख्य होता है, यही कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसी से ही सभी तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो दिस यूनिट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब देखो, यह जो सीपीयू है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक दो नहीं, कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या करता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा होता है एएलयू, यानी कि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और तीसरा जो है वो हमारे पास है मेमोरी यूनिट। ठीक है, कौन सा यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो ये 3 यूनिट्स हैं। तो अब इन यूनिट्स पर एक एक करके हम बात करेंगे जिससे आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला यूनिट आता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग अदर यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका मतलब ये कह रहा है कि यह जो यूनिट होता है कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का यह जो यूनिट है वह दूसरे यूनिट्स को,
अदर यूनिट्स यानी कि दूसरे यूनिट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर इसे हिंदी में कहें तो कंप्यूटर का यह यूनिट दूसरे यूनिट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो मैंने अभी आप सबको समझाया वही सेम चीज़ तो यहाँ पर भी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सबको यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, दैट इज अर्थात दीज पार्ट्स, ये मैं मिटा देता हूँ, एक बार इरेज कर दिया मैंने। अब आगे बात करते हैं। दीज पार्ट्स डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग फॉलोइंग। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ से हिंदी से समझ लो, अर्थात ये भाग कंप्यूटर सिस्टम के सभी क्रियाकलापों को तालमेल बिठाकर निर्देशित करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आप कीबोर्ड क्लिक किए, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड का बटन दबाए तो वो क्या करता है, सबसे पहले वहाँ से प्रोसेस करता है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार प्रोसेस करते हुए सीधे लिख देगा। आपको स्क्रीन पर तभी दिखेगा जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो तारों के माध्यम से उसके मेन सिरे पर जाएगा, वहाँ से उसे समझ में आएगा कि आपने कौन सा कोडिंग का कौन सा वर्ड दबाया है, उसके बाद उस पर स्क्रीन पर वह दिखेगा। तो यह कई क्रियाकलापों से होकर गुजरता है, तब जाकर आपको दिखता है। ठीक है, तो यही क्रियाकलाप जो होते हैं वो एक सही ढंग से बिठाए गए होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ये कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जो सभी क्रियाकलापों का तालमेल करता है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कि इंक्लूडिंग दीज फॉलोइंग मतलब क्या है, इसके अलावा यह निम्न कार्यों को करता है। कौन कौन से कार्यों को करता है इसके बारे में अब यहाँ बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला आता है कि कंट्रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यह क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने आप सबको समझाया भी था जब हम आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर बात कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरेज, यह क्या करता है, संग्रहित करने के लिए। ठीक है, स्टोरेज मतलब क्या, संग्रहित करने के लिए यह इंफॉर्मेशन को एंट्री कराता है। ठीक है, तीसरा आ जाइए रूटिंग, या फिर अगर हिंदी में हम इसे तीसरे को समझा देते हैं, चलो इंग्लिश में ही सही, रूटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टोरेज एंड ALU। मतलब क्या कहता है, यहीं पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, निर्देशों का स्टोरेज और ALU के बीच आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, जो निर्देश हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे का उसका स्टोरेज कि कैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया था और ALU के बीच जो होता है वह एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करते हैं अपने ALU पर। ठीक है, और कुछ चीज़ें छूट गई हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और भी चीज़ें हैं। द कंट्रोल यूनिट ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है वह मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करके तथा उनकी व्याख्या करके सिग्नल प्रेषित करता है, जिससे यूनिट के दूसरे सिस्टम इन निर्देशों को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है शायद यहाँ पर, तो हम चलो आगे बात करते हैं। अब अपने दूसरे यूनिट पर बात करते हैं। दूसरा यूनिट हमारे पास क्या है, ALU। आई थिंक आप सबको नाम तो मैंने आप सबको बता ही दिया था। तो ALU जो होता है यह एक दूसरा प्रकार का यूनिट है, कंट्रोलिंग यूनिट का, CPU का दूसरा यूनिट है, जो क्या करता है, दिस यूनिट परफॉर्म एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड सम लॉजिकल फंक्शन सच एज लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, etc. All instruction and data are transferred to the ALU from the main memory where the processing takes place। ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है, ध्यान से सुनना, आसान चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप सबको, बहुत ही आसान चीज़ें। कहता है ALU जो है वह यह यूनिट कंप्यूटर की वास्तविक गणना है। ठीक है, जैसे हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ हम ग्रेटर दैन का साइन भी यूज करते हैं, लेस दैन का भी साइन यूज करते हैं,
और ग्रेटर और इक्वल टू का भी साइन यूज करते हैं और लेस और इक्वल टू का भी साइन यूज करते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। तो यह यूनिट कंप्यूटर की वास्तविक गणना यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ तार्किक क्रियाएं जैसे कि हम लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन आदि कार्य करता है। यह ALU के अंतर्गत होता है, ठीक है। सारे डाटा और निर्देश ALU को मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि सभी जो डाटा हैं वो मेन मेमोरी से ही ALU में आते हैं जहां प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। ALU भी क्लियर हो गया। इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या है, अब यहाँ पर आ जाते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड बाय द CPU। मतलब क्या कहता है कि मेमोरी यूनिट जो है वह CPU को, ठीक है, CPU के द्वारा जो प्रोसेस किए गए इंफॉर्मेशन है उनको ही क्या करता है, वह स्टोर करता है, ठीक है। क्लियर बात। जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वह मेमोरी यूनिट में जाकर सेव होता है, ठीक है। वो सभी जितने भी CPU के माध्यम से जितने भी मेमोरी यूनिट CPU के द्वारा प्रोसेस किए गए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्लियर। दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। मतलब क्या कहता है कि ये इंफॉर्मेशन डाटा और प्रोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। द मेमोरी यूनिट कैन रिसीव डाटा। जो मेमोरी यूनिट होता है वह डाटा को स्टोर भी कर सकता है, मतलब प्राप्त भी कर सकता है। होल्ड देम, उन्हें रोक भी सकता है। एंड डिलीवर देम, और उन्हें डिलीवर भी कर सकता है। व्हेन इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, जब हम ऐसा चीज़ें करने को कहेंगे तब ये सभी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, यानी कि CPU में कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ALU क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हमारे पास आता है लास्ट एंड लास्ट, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वह है तीसरा पॉइंट, जिसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, कि रैम क्या होता है, रोम और रैम क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। और यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह लास्ट वीडियो है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो और साथ ही अगर आप लोग इसके PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जिससे आसानी से समझ में आ जाए। देखो इस वीडियो में सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सबसे क्या कहता है कि एक्सप्लेन ब्रीफ मेन कंपाउंड्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU, ठीक है। कंपाउंड्स मुझे वो केमिस्ट्री वाला ही अभी याद आ रहा है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि CPU के क्या, किस चीज़ के, CPU के क्यों ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। CPU के मेन कंपोनेंट्स पर बताइए, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने मेन कंपोनेंट्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि CPU क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मेन कंपोनेंट्स। तो आप लोग दूसरा और तीसरा लेक्चर देख लेंगे तो आप सबको ये मेन कंपोनेंट्स वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, ठीक है। रोम एंड रैम तो हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इसको भी। देखो जब हम अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही कम ही बच्चों के पास लैपटॉप होगा, लेकिन कुछ बच्चों के पास हो भी सकता है। तो हम बस बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर हो, हमारे पास उसमें रैम और रोम होता है,
ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं ये प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। अगर ये रैम एंड रोम किसी भी डिवाइस में नहीं है तो वह डिवाइस काम नहीं कर सकता। हम कुछ भी करते हैं तो वह रैम में सेव होता है या रोम में सेव होता है। तो यही हमारे पास किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, जिन्हें हम रैम या रोम के नाम से जानते हैं। हम अक्सर जब कोई नया मोबाइल ख़रीदता है तो कोई आपका दोस्त पूछता है तो आप लोग कहते हैं कि अरे 6 GB का रैम है, 4 GB रैम है, 2 GB रैम है। खैर अब तो 2 GB बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन 4 या 6 GB बताते हैं ना। और साथ ही साथ जब रोम की बात आती है तो आप लोग कहते हैं अरे 64 GB का रोम है, इसमें 128 GB का रोम है। तो ऐसे ही आप लोग बताते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोम होता है और क्या रैम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी ये समझ लेना, सेकेंडरी स्टोरेज ये 2 है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखो, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इनबुल्ट हो। इनबुल्ट होने का मतलब क्या? अब हमारे मोबाइल में, जैसे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें जो रैम और रोम दिए हुए हैं ये पहले से ही इसमें हैं, इन्हें हम इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर जब हम देखते हैं कुछ और भी स्टोरेज आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। देखो, हम जानते हैं एक आता है पेन ड्राइव भी आता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव भी आता है। तो ये सभी, और सीडी जो हम लोग टीवी में लगाते थे पहले के ज़माने में, अभी भी आता है लैपटॉप के लगाते हुए। ठीक है, तो वो सभी सीडी डीवीडी ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसा स्टोरेज जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना हो, बल्कि उसको हम किसी और जगहों पर स्टोर करके रखे रहें। ठीक है, आजकल तो कॉमन है पेन ड्राइव ही, तो पेन ड्राइव का एग्जांपल आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि रैम एंड रोम को समझने से पहले हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रैम एंड रोम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम समझेंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही आसान सा है। देखो, मुख्य सॉल्यूशन में रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। रैम का मतलब रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखो, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रैंडमली एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं रैम को ही। ठीक है, तो ये कई तरीके से नाम इनके दिए गए हैं, तो इन पर फोकस करिएगा। और एग्ज़ाम में अगर देखो, अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हैं तो आप सबको इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इन पर भी फोकस करिएगा कि इनके क्या फुल फॉर्म है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा, इनके स्पेलिंग में भी इधर उधर करके दे देता है। यहाँ पर यह देखो, यह स्पेलिंग जो हमारे पास है ये गलत स्पेलिंग है, तो इसको गलत ही, ठीक है, इसको गलत मानिएगा। आप लोग एक बार अपने गूगल कर लीजिएगा कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म बताइए रैम और रोम के। ठीक है, अगर एमसीक्यू होते हैं तो। अदरवाइज़ रिटन एग्ज़ाम्स है तो चलिए ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि रोम क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रोम क्या होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रोम होता है वह बेसिकली एक चिप की तरह होता है। पहले जब मोबाइल फ़ोनों में रोम बहुत ही कम दिया रहता था तो उस समय हम लोग चिप यूज करते थे। आई थिंक आप सबको पता नहीं ये बात याद होगी कि नहीं, लेकिन जब पहले हमारे मोबाइलों में रोम कम दिया रहता था तो हम लोग 2 GB का 4 GB का चिप यूज करते थे। उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही अब बन चुका है, वही सेकेंडरी स्टोरेज चिप जो है वह बन चुका है अब रोम। ठीक है, पहले से ही इनबुल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यह बात कर रहे हैं कि दीज आर स्पेशल मेमोरी चिप,
ये जो रोम होते हैं ये बेसिकली एक स्पेशल मेमोरी चिप होते हैं जो कंटेन करते हैं, क्या चीज़ कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन को, कि अगर उसमें कुछ भी उपलब्ध है डाटा, जैसे मान लो वीडियो उपलब्ध है, तो उसे वह कैसे समझेगा कि वह वीडियो है, तो वह इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। कोई भी ऑडियो फॉर्मेट में उसमें डाटा अवेलेबल है, तो वह कैसे समझेगा कि वह ऑडियो है, तो इन चीज़ों को वह रिकॉग्नाइज करता है, उनका इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि रोम जो होता है वह एक मेमोरी चिप होता है जो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है, व्हिच कैन रीड, जो पढ़ता है, ओनली, मतलब क्या कह रहा है कि जो केवल और केवल पढ़ सकता है, जैसे कि उसमें जो भी डाटा उपलब्ध है तो वह केवल समझ सकता है कि वह वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, यही केवल समझ सकता है, केवल वह पढ़ सकता है। ठीक है, उसमें कुछ भी अपने तरफ से, बट नथिंग कैन बी रिटन ऑन देम, लेकिन उनमें अपनी तरफ से कुछ भी लिख नहीं सकता है। ठीक है, ये है रोम का काम, और इसे इट इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी, यह एक परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप सबको रोम के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज हो गई होगी, इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको रिपीट फिर से समझना है तो आप लोग बैक कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा स्किप बैक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो इतनी आसानी से इतना समय देकर मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आप सबको डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा, रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रैम के बारे में कि रैम क्या होता है। ठीक है, रैम मतलब क्या, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडमली एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स का डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, म्यूजिक होता है एंड अदर इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, आर गिवन बाय इनपुट कैन स्टोर इन दिस मेमोरी, मतलब क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब हम किसी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसका स्टोरेज कहाँ होता है, उसका स्टोरेज रोम में नहीं होता, उसका स्टोरेज रैम में होता है, उसका थोड़ा पार्ट ही रोम में जाता है जबकि अधिकांश पार्ट रैम में जाता है। तो यहाँ पर यही मेन डिफरेंसेस है कि रोम जो होता है वह एक तरीके से चिप का व्यवहार करता है, जिसमें कुछ भी डाटा स्टोर किया जाता है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ पर जो रैम होता है वह प्रोग्राम्स को कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, म्यूजिक को कंटेन करता है, और भी कुछ और भी इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हम इनपुट के द्वारा दिए रहते हैं, तो उन्हें रैम में कंटेन करता है। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी मेमोरी, यह जो रैम होता है इसे हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और जो रोम होता है उसे हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम MCQ होते हैं आपके, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेम्परेरी मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, हार्डवेयर को कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि टेम्परेरी मेमोरी हम रैम को कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग ऑलरेडी इसमें 12 मिनट दे चुके हैं। ठीक है, केवल बस 4 लाइन को समझने के लिए, वैसे डिटेल चीज़ें समझना ही अच्छा होता है, क्योंकि भागने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला क्या है, पार्ट 3। ठीक है, मतलब क्या, मेन डिफरेंस। देखो, हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में पढ़ा कि CPU का कंपोनेंट क्या है, पार्ट 2 में पढ़ा हम लोगों ने कि रोम एंड रैम क्या होता है, और पार्ट 3 आता है कि रोम एंड रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मैं बता देता हूँ। देखो, जो रैम होता है वह वॉलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि जो रोम होता है वह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रोम जो होता है वह रोम जो चिप है वह हम बदल नहीं सकते, जबकि रैम जो चिप है उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई होगी। इनमें ज़्यादा हमें डिटेल, मतलब ज़्यादा हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं, हम लोग पहले से ही जानते रहते हैं, नाम से परिचित हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि व्हाट इज मॉडम। ठीक है, आई थिंक मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, मॉडम क्या होता है किसी भी कंप्यूटर में,
इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आसान है, ठीक है। आवर पीसी इज अ डिजिटल डिवाइस, ठीक है। जो हमारे पास मोबाइल है वह क्या है, एक डिजिटल डिवाइस ही तो है। एंड जो हमारे पास टेलीफोन सिस्टम है, ठीक है, टेलीफोन सिस्टम, ये वाला टेलीफोन नहीं, वो टेलीफोन सिस्टम जो पहले आता था, ठीक है, वह क्या होता है, वह एक एनालॉग डिवाइस होता है। एनालॉग डिवाइस का क्या मतलब, एक ऐसा डिवाइस जो एक ही साथ प्रोड्यूस कर सके और रिकॉर्ड भी कर सके। मतलब क्या, जैसे मैं नहीं, मतलब पहले जैसे टेलीफोनों पर बात किया जाता था तो एक ही समय पर जब बोलते थे तो उधर भी सुनाई देता था, और साथ ही साथ ऊपर जो हमारे कानों में लगे रहते थे उनके साथ साथ अगर वो कुछ भी बोल रहे थे तो हमें सुनाई देता था, ठीक है। तो ये होता है एनालॉग डिवाइस, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइस क्या होता है, हमारा पीसी होता है, और जो एनालॉग डिवाइस होता है वह टेलीफोन होता था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो मॉडेम का क्या काम है, मॉडेम यह करता है कि इसी डिजिटल डिवाइस और इसी एनालॉग डिवाइस के बीच का एक बॉन्ड कह सकते हैं या फिर एक पुल कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं, ठीक है, जो इनके बीच एक बंध बनाता है, इनको एक जोड़ता है, ठीक है। बंध कहेंगे तो केमिस्ट्री का भाषा हो जाएगा, लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ता है। जैसे पुल का कार्य क्या होता है कि दो सिराओं को एक दूसरे से जोड़ना जिससे नया रास्ता बन जाए, वैसे ही यहाँ पर जो मॉडेम होता है वह भी एक पुल का ही कार्य करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, किसके किसके बीच करता है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यह क्या करता है, यह डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल के बीच के पुल का कार्य करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा, ठीक है। यह क्या करता है, यह ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। किसके द्वारा, वेरिंग और मॉड्यूलेटिंग द फ्रीक्वेंसी के बदलाव के साथ साथ यह कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसको कन्वर्ट करता है, यह ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर कहता है आगे कि ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वेव, ठीक है, वही जो पिछला सेंटेंस है उसी को पूरा कर रहा है। अ प्रोसेस सिमिलर टू दैट यूज्ड इन एफएम रेडियो, ठीक है। जो हमारे पास एफएम रेडियो होता है, जब पहले एफएम रेडियो आता नहीं था वो रेडियो, ठीक है, तो उसमें भी यही सिस्टम यूज होता था जो यहाँ पर अभी समझाया गया है, ठीक है। तो यही हिंदी में भी चीज़ें दी हुई है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई समस्या हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, तो इस कंप्यूटर सिस्टम में जब मेरे पास दोनों साधन उपलब्ध थे तो मैं दोनों ही तरीके से लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, जिससे किसी भी बच्चे को कुछ भी समस्या ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया क्या कि मॉडर्न में कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, अब आगे की चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के साथ साथ यह वीडियो भी और इस चैप्टर की भी समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया, चाहे वह यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से हो और या फिर आप लोगों के कोर्स के माध्यम से हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखें, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर मैं आप सबको एक अरेंज्ड ऑर्डर में लगा दिया हूँ सभी यूनिट्स के प्लेलिस्ट। तो वहाँ से आप लोग आसानी से खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और इस समय हम लोग चला रहे हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग आसानी से अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम अपने आगे के पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अ रिसीविंग एंड, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर समझो, पहले सेंटेंस को ही मैं पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि ए रिसीविंग एंड मतलब क्या है, एक रिसीविंग एंड ऑफ ए फोन कनेक्टिंग अ मॉडर्न डज जस्ट द अपोजिट, ठीक है। किसके अपोजिट, देखो यहाँ पर हिंदी में मैं समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। फोन का रिसीविंग एंड जो होता है, फोन का रिसीविंग एंड, ठीक है, एक मॉडर्न से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मॉडर्न से जुड़ा होता है, जो ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। किसके विपरीत कार्य करता है, यहाँ पर समझो।
इट मॉड्यूलेट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल कोड्स। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि यह जो होता है वह क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कोड में बदलता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं यहाँ पर अगर टेलीफोन से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो उधर सुनाई देगा, लेकिन वह क्या करता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो यह एक एनालॉग डिवाइस है। ये बात हमें पता है, टेलीफोन क्या होता है, एनालॉग डिवाइस। तो वह क्या करेगा, हमारे शब्दों को डिजिटल कोड में बदलेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से वह दूसरी जगह पर सुनाई देता है। क्लियर? बहुत ही आसान, बहुत ही डीप चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इमेजिन भी कर लीजिएगा जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल तो आई थिंक कोई नहीं समझाता होगा। ठीक है, वैसे मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं बस अपने शब्दों को रख रहा हूँ। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। द टू टर्म मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट गिव इट ए नेम मॉडम। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट क्या करते हैं, मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट जो शब्द हैं या टर्म हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें मॉडम शब्द देते हैं। ठीक है, मॉडम शब्द कहाँ से आया, यहाँ पर जो मॉड्यूलेट है उसमें से यम ओ उठाया गया, डी मॉड्यूलेट में से डी ई एम उठाया गया, और इसके साथ साथ यह एक मॉडम शब्द बना दिया गया। ठीक है, कैसा शब्द बना दिया गया, मॉडम शब्द। क्लियर? तो आई थिंक आप सबको इस वीडियो में, आई थिंक आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि मॉडम क्या होता है, और इसके साथ साथ रोम एंड रैम भी समझ लिया, और इसके साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म भी करेंगे, और इसके साथ साथ यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो के साथ हम अपने पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के वीडियोस को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी बच जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट डे से हम अपने महासंग्राम रिवीजन क्लास को जारी रखेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है यह लास्ट वीडियो है। तो आप सबके प्रिपरेशन को कैसा मैंने बनाया है, क्या मैंने अपने मेहनत में, अपने काम में सफल हुआ हूँ या नहीं, ये सभी चीज़ें आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी ज़रूरत भी है। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।